लोग बिहार स्पेशल में देखेंगे 65 बीपीएससी में जो दिव्यांग कोटा का एग्जाम हुआ था, वह एग्जाम 17/2/2020 को हुआ था। तो उससे रिलेटेड है यह प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। जो आगामी 67 बीपीएससी का एग्जाम है उसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के साथ में आने वाला प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न बिहार से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, ये सीरीज 4 रहेगा हम लोग का। देखिए कह रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार जो कर है देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इससे पहले इसमें से ज़्यादा प्रश्न, इसमें से 17 से 18 प्रश्न ही लिया गया इस सीरीज में। तो और प्रश्न जैसे बिहार इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद बिहार करंट हो गया, तो ये कुछ प्रश्नों को, कुछ क्षेत्र को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम वो सभी क्षेत्र जो इसमें छोड़ दिया गया है प्रश्नों को, वो हम आपकी चर्चा कर लेंगे। तो इससे पहले जो प्रश्न, उसमें अगर आप सेट देखेंगे तो इससे पहले 2-3 प्रश्न था। पहला प्रश्न क्या था, उसमें था कि जो माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पटना के उच्च न्यायालय के स्थायी जो न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाले थे। तो वो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था दिव्यांग कोटा का। तो वो जो कार्यभार वो संभालते हैं, वो 2011-15 के बीच में वो कार्यभार संभालते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अभी जो है वह कौन है, वो है संजय करोल हैं, पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। तो उस समय कौन थे वो, जो जैसे प्रश्न पूछा था राकेश कुमार, तो 2011 के थे। आपको पता होगा कि राकेश कुमार, फिर एपी शाही भी आए, एपी शाही के बाद अभी संजय करोल अभी वर्तमान में बने हुए हैं। तो आपको वर्तमान को ध्यान में रखना है, और वर्तमान से पहले जो एपी शाही थे उनके बारे में ध्यान रखना है। और हम कुछ अगर पटना उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ, यह भी ध्यान में रखना है। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे कौन, 1916 में स्थापना हुआ तो अंग्रेज ही थे, सर एडवर्ड मेनार्डिस चैम्बर्स चैंपियर थे। तो यह ध्यान में रखना। एक प्रश्न और पूछा गया था, इससे पहले पूछा गया था कि 2019 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा सीट से जीता था। अब देखिए प्रश्न इसलिए था क्योंकि वो बिहार के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री होते हैं और इस कारण वो प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो वो आरके सिंह का मतलब हुआ राजकुमार सिंह। तो ये राजकुमार सिंह थे जो उस वक्त मोदी का गवर्नमेंट जो हुआ था, जो सेकेंड कैबिनेट 2017 में गठन हुआ था, उसमें वो ऊर्जा मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब ये आरके सिंह है कौन, राजकुमार सिंह, यह 2014 के आरा से सांसद थे। उससे पहले क्या इनका रहा है कैरियर, तो यह प्रशासनिक सेवा 1785 ईस्वी के बैच के रहे कौन, राजकुमार सिंह, यानी आरके सिंह के नाम से जाना जाता है। यह वैशाली जिला के रहने वाले हैं, वहीं के मूल निवासी हैं। वैशाली नहीं कहिए, सुपौल, गलती से बोल दिए। जो राजकुमार सिंह हैं वो सुपौल के रहने वाले हैं, वहीं का मूल निवासी हैं। और 2013 में वो बीजेपी में शामिल होते हैं, और फिर क्या होता, उसके बाद 2014 में लोकसभा सीट से वो सांसद बनते हैं। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार के रूप में ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता। और अन्य नामों, जैसे कि एक प्रश्न और भी पूछा गया था, बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री का नाम क्या है। तो बिहार का जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो नित्यानंद थे। अब नित्यानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब क्या हुआ कि नहीं, वह जो थे वह राज्य गृह मंत्री थे, क्योंकि जो कैबिनेट स्तर होता है उसमें हम लोगों ने देखा था ना, एक होता है कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद एक होता है राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को सपोर्ट करने के लिए। तो वो यही नित्यानंद सिन्हा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। वो 2014 में चुनाव बिहार के उदयपुर सीट है, वहाँ से वो लड़ते हैं, बीजेपी सांसद बनते हैं, और पहली बार वो क्या होते हैं, मतलब इस सीट पर वो लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अगर उससे पहले कि उनका नित्यानंद के कैरियर की बात की जाए तो वह बिहार विधानसभा में 2000 से 2014 तक वो 4 बार क्या रहे हैं, विधानसभा में चुने गए हैं। अब वो वैशाली जिला के हाजीपुर से 4 किलोमीटर दूर कर्णपुरा गांव से वे किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये था नित्यानंद। और कौन, ये जो आरके सिंह है, राजकुमार सिंह के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एक और अभी प्रश्न, जैसे आरसीपीसी, ये जेडीयू के था, आपको पता होगा कि क्या हो गया, यह जेडीयू के तरफ से थे, यह भी क्या थे, प्रशासनिक इकाई में थे, यानी कि यह भी कौन क्या थे, आईएएस अधिकारी 1984 बैच के रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो आरसीपीसी के नाम से आता है। ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। हालांकि अभी तो बगावत चल रहा है। तो 2010 से 2022 तक ये बिहार में राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। और आपको पता होगा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य थे, और जो नियुक्त किया गया था केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में। लेकिन जैसे ही आपको पता होगा कि मंत्री बने रहने के लिए या तो 6 महीना के अंदर में आपको क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना, संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता। तो वो खत्म हो गया, तो वो पद से भी हट गए, क्योंकि जेडीयू क्या किया, इनको हटा दिया। तो ये पार्टी से था, तो ये था रामचंद्र। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके 2 बेटी है, एक बेटी का नाम है लिपि सिंह, जो आपको पता होगा आईपीएस है, और दूसरी बेटी है लता कुमारी, जो ये हैं
वकील है। तो ये इनका करियर रहा था आरसीपीसी के 1984 बैच से, किस तरह से आईएएस अधिकारी से फिर वो किस प्रकार से जेडीयू से जुड़ते हैं, फिर नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के रूप में वो बहुत सालों तक कार्यभार संभालते हैं, फिर किस तरह से 23 मई 2019 को कैबिनेट में उनको इस्पात मंत्री के रूप में जगह मिलती है और फिर किस तरह से बगावत होकर अभी निकल जाते हैं। तो रामचंद्र प्रसाद जी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये तो 2 प्रश्न हो गया। उसके बाद अब प्रश्न आ जाता है, यहाँ से अब हम लोग चर्चा करते हैं जो एक से। इससे पहले 3 प्रश्न जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। पहला है कि बिहार के किसान ने किस आंदोलन को चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में? तो ऑप्शन में है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह प्रश्न हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों होगा? अब याद करिए परिस्थिति। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? वह स्टार्ट होता है दांडी मार्च से। 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल के बीच में यह दांडी मार्च होता है, यानी दांडी यात्रा से स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपको यह पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जैसे ही गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, उनके पता हुआ ना 78 सहयोग के साथ वो चलते हैं। उसके बाद 385 किलोमीटर दूरी तय कर, 240 मील दूरी तय कर, वह क्या करते हैं? दांडी पहुँच नमक कानून तोड़ते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कर वसूला जा रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है? उसी के कुछ दिन बाद अप्रैल में तो 6 अप्रैल को पहुँचते हैं, मई में वहीं से कहिए कि 16 किलोमीटर दक्षिण में धरासना कर एक स्थल है, उस स्थल पर गांधी जी का एक तरह और मतलब वहाँ भी सत्याग्रह करना था। और अंग्रेजों को जैसे ये बात पता चला 4 मई को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ये गिरफ्तार हुआ, उसके गिरफ्तार गांधी जी को मध्य रात्रि में गिरफ्तार कर लिया था 4 मई से 5 मई 1930 ईस्वी को। उसके बाद विभिन्न जगहों पर आंदोलन और तेज हो जाता है। और वही जब वो गिरफ्तार करने के बाद जो बिहार की स्थिति होती है, क्या होता है? पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन होने लगता है। बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी होते हैं वो विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, धरना दिए जाने लगता है। इसी पे क्रम में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया जाता है। तो ये था कंडीशन कि चौकीदार आंदोलन कब और किस परिस्थिति में देना बंद कर दिया गया। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। 2 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है? कह रहा है जो बिहार के भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है। बिहार का मैदान है, दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल है, पठारीय भाग है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा, वह हो जाएगा बिहार का मैदान। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार के भूगर्भीय इतिहास में नवीनतम क्या है बिहार का मैदान। तो देखिए बिहार का जो भूगर्भीय संरचना का अध्ययन हेतु उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला हम लोगों ने देखा धारवाड़ चट्टान, दूसरा है जो ये विंध्याचल चट्टान, और तीसरा टर्शरी चट्टान। जो धारवाड़ चट्टान है, इस चट्टान का जो निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। हालांकि विंध्य चट्टान का भी प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। इसमें मुख्यतः स्लेट और क्वार्ज पाए जाते हैं, किसमें? धारवाड़ चट्टान। और दूसरा जो विंध्याचल चट्टान है, उसमें से देखिए इसका जो नामकरण हुआ विंध्याचल पर्वत के ही नाम से नामकरण किया गया, विंध्यन चट्टान। तो उसमें अगर इसके बात की जाए तो ये परतदार चट्टान होते हैं। विंध्याचल चट्टान का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में ये भी हुआ है। यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी कि ये उत्तर हो गया, दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम साथ आप सोन नदी देख लीजिए, नीचे सोन, फल्गु, पुनपुन जो जा रही है ना सोन, तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में आपको विंध्याचल चट्टान देखने को मिल जाएगा। और तीसरा टर्सरी चट्टान, ये चट्टान बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में मिल जाएगा। उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी और वही शिवालिक के श्रेणी के मध्य के बीच में ये आता है। इसमें खनिज भंडार क्या होते हैं? संचित होते हैं। तो ये था क्रम जो हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर पूछा गया है बिहार का भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम, तो वह कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा बिहार का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी का बात हो रहा है, तो ऑप्शन में है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बात हो रहा है। अब हम लोग समझिए कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। जो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः होता है जो गंगा ये नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टियाँ गाद है वो जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानी जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बांगड़ कहते हैं और एक नई जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग खादड़ कहते हैं। तो बांगड़ खादड़, तो इस पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ पर बाढ़ आता रहेगा, पानी आता रहेगा नदियों को। तो स्वाभाविक सी बात है अगर बिहार का परिदृश्य आप देखें तो उत्तरी बिहार में आपको क्या मिलेगा? नई यानी कि खादड़ मिट्टी देखने को मिलेगा। और वही आप दक्षिण भारत में आ जाएंगे, दक्षिण बिहार में आ जाएंगे, खासकर गया वाले, पटना वाले। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए पर्याप्त लग रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात हुई है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पटना गया। ऊपर का जो नदियां हैं, तो ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी में जिसमें कौन कौन नदी आ जाएगा? सोन आ जाएगा, सोन के बाद कमला आ जाएगा, कमला के बाद आप देख लीजिए बागमती आ जाएगा, फिर गंडक आ जाएगा, फिर बूढ़ी गंडक, फिर घाघरा। ये उत्तर से दक्षिण है। तो ये सभी जो नदियाँ हैं
इन क्षेत्रों में इन जो बारामासी गंगा नदी बारामासी नदी हो गया, तो ये क्या होता है कि इन क्षेत्रों में सभी आकर गंगा में मिल जाती है, तो जो निकल कर आती है पहाड़ों से निकल कर, हिमालय से निकल कर, तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी अपने साथ, सोन नदी तो आपको पता ही होगा, ये कोसी नदी बिहार का सुख के रूप में जाता, बाढ़ लाती, बहुत सारा गाद लाती है, तो वह मिट्टी अपने साथ लेकर आती है। इसलिए जो उत्तरी मैदान में उन क्षेत्रों में क्या देखने को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा खादड़, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। लेकिन पुरानी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए बी में पूर्णिया की बात कही, पूर्णिया कहाँ है, सोच लीजिए। पूर्णिया आप जैसे देंगे, जहाँ से महानंदा नदी इधर आ जाएगा, पूर्णिया आपको देखने को मिल जाएगा। और जस्ट पूर्णिया के नीचे में आपको कटिहार देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है पूर्णिया वाला, ये उत्तरी में आ रहा है, गया ठीक है। फिर इधर पूर्णिया, ये भी पूर्णिया, ये भी दरभंगा तो दरभंगा स्वयं दरभंगा डिवीजन में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 9 प्रमंडल है, उन 9 प्रमंडलों में से हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 4 में करा, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिहार में जो बरौनी जो निर्माण किया गया रिफाइनरी का, वह रूस के सहयोग से। अब देखिए सोवियत रूस है, क्या रूस के सहयोग से और भी बना था, तो वर्ष 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से बेगूसराय के मुंगेर में। अब बेगूसराय आपको कहाँ पड़ेगा, वह मुंगेर में पड़ेगा। मुंगेर के बगल में क्या हो जाएगा, मुंगेर के जैसे आप बगल में आएंगे तो मिल जाएगा लखीसराय, मुंगेर के ऊपर खगड़िया, इधर बेगूसराय, तो वही बेगूसराय के मुंगेर में पड़ता, वहीं पर इसका बरौनी में निर्माण किया गया था। 59.4 लाख करोड़ के साथ लागत के साथ बना था। कब, वह बना था 1964 में। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील लिमिटेड का भी रूस की सहायता से दामोदर नदी के किनारे शुरू किया जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो उसको चला रही है। तो ये था कहानी जो हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है सोवियत संघ रूस के से 19.4 करोड़ के सहयोग से लागत से बनाया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा 5 में, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं, जो सोनपुर में आयोजन होता है, यह एशिया का सबसे बड़ा मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थानीय पशु मेला यहाँ पर होता है। स्थानीय के पूरा एशिया में कहीं सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में होता है। ये स्थानीय लोग इसे हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी जानते हैं, स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के रूप में भी जानते हैं, तो 2 अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे। 6 में देखिए, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, जो दक्षिण भारत में है। ये हो गया दक्षिण बिहार में। देखिए ये आपका बिहार का हम आपको एक अनुमानित मैप ले रहे हैं, तो ये हो गया उत्तरी बिहार और ये हो गया दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में जो क्या है प्रचलन, जो परंपरागत जल सिंचाई है, आपको पता हुआ दक्षिणी बिहार में मुख्यतः जो हम लोगों ने चर्चा किया कि वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगड़ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाती है। और वही आप उत्तरी भारत में बढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं जो उत्तर से आकर गंगा नदी में मिल रही है, वो अपने साथ पानी के साथ साथ में गाद लाती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ही क्या होता है, नदियों के अवक्षेपण से जो मिट्टी होती है लुढ़कने और लुढ़कने चटकने, इन सभी के अवक्षेपण के बाद वो तैयार होता है, जिसमें काफ़ी उर्वरता होती है। तो वो था मिट्टी के बारे में। लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे जल सिंचाई पद्धति। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसमें से सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध है 63% पर सिंचाई की सुविधा है। सबसे ज़्यादा नलकूपों से 61.3%, उसके बाद नहरों से, और उसके बाद 11% तालाब हुआ नलों से किया जाता है। अब उसमें कह रहा है कि जो दक्षिण भारत में क्या था, उसको आहार, इसको आहार पैन बोलते हैं ना, वही होता है। तो सिंचाई और आहार कहिए, पैन कहिए, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वही होता है तालाबनुमा स्थान के जहाँ पर पानी संग्रह होता है। तो यही देखिए ऊपर में देखिए पैन भी कहा गया है ना। तो क्या होगा, सिंचाई और आहार, मुख्य रूप से वो आहार के रूप में दक्षिण भारत के रूप में वो जाना जाता है। नहर पैन भी है, खाड़ी पैन भी है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप कन्फ्यूज़ करेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलती का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आहार पैन ही कहिए। ये देखिए आहार और पैन है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि पैन भी है, तो हमने वो चर्चा किया कि पैन जो टेढ़े मेढ़े नाले के रूप में बनी होती है, अक्सर गांव में आप जाएंगे तो पैन हो जाएगा, जो आप मैप पे भी देखेंगे तो इसका उल्लेख रहेगा। और आहार हो गया जो तालाबनुमा आकृति होता है, गड्ढा टाइप से। तो ये ऑप्शन ए पर्याप्त होगा। साथ में देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या समझते हैं पहले। एक हम क्या करते हैं, अनुमानतः बिहार का एक अनुमानित मैप लेते हैं, और ये गंगा नदी है, बीच से बह रही है, और यहाँ से अब देखिए करा कोसी नदी। अब ये कोसी नदी क्या होगी, इधर से आकर यहाँ पर रोहतास के पास में एक है कुरसैल जगह है, जहाँ पर गंगा नदी में आकर मिल जाएगी। अब प्रश्न उठता है क्या सिर्फ सोनी नदी उत्तर से दक्षिण में मिलती, नहीं, और भी नदियाँ। एक महानंदा नदी है जो किशनगंज पूर्णिया होते हुए, फिर सोन के बाद आपने देखा कमला नदी, कमला के बाद हम लोगों ने देखा
कौन सा नदी है? वह बागमती नदी था। बागमती के बाद बूढ़ी गंडक था, बूढ़ी गंडक के बाद गंडक था और घाघरा था। ये उत्तर से दक्षिण जो नदियाँ थी जो गंगा नदी में आकर मिल रही थी। तो प्रश्न यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता। और जो दक्षिण से उत्तर में नदियाँ थे वो सोन, फल्गु, पुनपुन, है ना, ये था। तो सोन, ये हो गया पुनपुन और फल्गु, ये नदी। उसके बाद एक कोइल नदी भी है और एक अजय नदी भी है, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो ये था क्रम बिहार के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट 8 में हम लोग बढ़ते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन बिहार के किस जिले में अवस्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको पता होना चाहिए जो विक्रमशिला अभयारण्य है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2 जगह बनाया गया है। पहला पटना में बनाया गया, दूसरा भागलपुर में बनाया गया। तो यही विक्रमशिला ये भागलपुर में है। तो प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, पहला डॉल्फिन वो पटना में, दूसरा क्या विक्रमशिला में? आपको पता होना चाहिए एक पार्सन है, अररिया में है, वहाँ पे भी जो पार्सन उसको कहिए, पार्सन डॉल्फिन अभयारण्य, वहाँ पे भी उसको अभयारण्य की मांग बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पर 35+ डॉल्फिन, ये 35+ डॉल्फिन होने की बात है। तो वह भी ध्यान में आप रखेंगे। जो अररिया के परमान डॉल्फिन है, तो भी बात ही चल रहा है, मिला नहीं है। उसके बाद अन्य कुछ, जैसे बिहार का जो है भारत स्तर पर उसका मानता जी है, केंद्र सरकार के द्वारा भारत में सबसे बड़ा जो फूड पार्क है वह कहाँ खोला जा रहा है? मोतिहारी के ब्लॉक में, मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, मोतिहारी ब्लॉक में। यह भी ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम भी पटना में खोला जा रहा है। कुछ ये था, खादी वाला पता ही होगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं बिहार से रिलेटेड जो पूछे जाने की संभावना है। जैसे भारत का पहला खादी उद्योग वह पटना में खोला गया, यह इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था कि क्या है जो सबसे बड़ा जो एथेनॉल है, मतलब एथेनॉल का 2021 जो संवर्धन नीति के तहत सबसे पहला जो राज्य कौन है? वो बिहार है, जिसमें हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया जा रहा है। और सबसे पहला जो लगाया गया था वह कहाँ लगाया गया था? वह लगाया गया था गोपालगंज। अब गोपालगंज कहाँ है? वो सिवान में पड़ता है। तो ये कुछ था जो बिहार से रिलेटेड हम लोग चर्चा की। किसान क्या करे, किसने लिखा? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किसान क्या करे, किसने लिखा। तो इससे पहले कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न था। अगर आप वो सेट देखेंगे ना तो उस सेट में आपको प्रश्न मिलेगा। तो किसान क्या करे ये तो आ गया, उससे पहले कुछ इकोनॉमिक्स के था, उन इकोनॉमिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में क्या रहा और उसका विकास दर 2013 से 14 के बीच में, 2013-14 से 18 के बीच में क्या रहा? तो देखिए मोटे अनाज का 2017-18 में जो रहा था वह 5.15 लाख रहा था, यानी 5.15 लाख क्या रहा था? इतना लाख टन उत्पादन मोटे अनाज का रहा था। और 2013 से 14 से 17-18 के बीच में जो विकास दर रही थी वह 4% का विकास दर रहा था। तो ये तो उस समय का बात था। ये एग्जाम अभी हम लोग जो 67 बीपीएससी देखेंगे तो वो हो रहा है 30 सितंबर को। तो 2022 वाला 2022 और 2021 का डाटा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जिसका तारकिशोर उप मुख्यमंत्री जी इसके द्वारा पेश किया गया 2020-21 के, उसमें कुछ डाटा खदान से रिलेटेड बताया गया। इसमें कहा गया कि 2020 से 2021 का खदान उत्पादन कितना रहा? वह 17.95 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया। और हम आपको यह भी बता दें इसमें मछली उत्पादन के टन को लेकर बात हुआ कि जिसमें 2020-21 में 6.83 लाख टन मछली उत्पादन होने के साथ क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। एक प्रश्न ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन, जिसमें मधुबनी और दरभंगा की चर्चा हुई थी। और दरभंगा ऐसा जगह जहाँ पर मछली उत्पादन के साथ साथ में तैरता हुआ सौर प्लेट भी लगाया गया था, जिसमें 1.6 मेगावाट का ऊर्जा का बात हुआ था। तो वो हम लोग चर्चा पहले भी किए थे। तो ये देख लीजिए, ये ध्यान रखना जो डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया। दूध उत्पादन में भी बोला गया कि भारत जो 2021 में 115 लाख टन के रूप में आगे निकल चुका है, इतना ज़्यादा किया है। कृषि क्षेत्र और अधिक विकास के लिए क्या किया? कृषि विभाग के द्वारा एक नया ऐप बिहान भी शुरू किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। एक प्रश्न और था, एक प्रश्न क्या था कि बिहार में जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त किया। तो सितंबर 2018 तक संगठित स्वयं सहायता की अनुमानित संख्या कितना? तो वह उस समय 2018 तक 8.87 हाँ 2020-21 तो उस पर 8.17 लाख था। कब? 2018 सितंबर तक। और अगर अभी की डाटा की जाए तो इसमें जीविका के बारे में भी कहा गया कि किस तरह से जीविका ने अभूतपूर्व क्या किया है, प्रयास किया है लोगों को व्यवसाय दिलाने में। साथ में यह भी डाटा में जब आर्थिक सर्वेक्षण आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि किस तरह से जीविका जो है क्या कर रही है, जो बैंकों के साथ है वो टर्नओवर के रूप में ज़्यादा सहयोगिता दिखा। लगभग 12.72 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का बैंकों के साथ ऋण संपर्क हुआ। ये एक तरह से निकल कर आया था। अभी तक 16,537 करोड़ रुपये का लेन देन की गई है। तो
तो ये बताया गया। उसके बाद और भी डाटा जैसे दिया गया, डाटा ये दिया गया कि जैसे अभी हाल ही में देखें मनरेगा की बात किया गया कि मनरेगा सबसे प्रभावी और क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें से रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या जो 2016-17 में कितना था, 22.9 लाख था, वह 20-21 में क्या हो गया, 51 लाख हो गया। तो ये डाट ध्यान रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में इस चीज़ को बात की गई। तो क्या हो गया, 2016-17 में 22.9 लाख टन से 20-21 में 51 लाख क्या हो गई, परिवार में रोजगार पाने वालों की संख्या मनरेगा के तहत। तो ये कुछ था आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। अब हम लोग देखेंगे ये किसान क्या करे से रिलेटेड प्रश्न। किसान क्या करे किसने लिखी थी, वही लिखे थे स्वामी सहजानंद। याद करिए स्वामी सहजानंद वही व्यक्ति जो 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना करते हैं, जो जमींदारों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा था किसानों पर, उन लोगों को क्या कर एकजुट कर एक आंदोलन करते हैं, बिहार प्रांतीय सभा का गठन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो किसानों पर जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उसको संगठित करने के लिए फिर धीरे धीरे भी उनकी गतिविधि तेज होती है, और पूरे भारत में वह उनकी गतिविधि यानी कि गतिविधि तेज होने के कारण लोग क्या करते हैं, उसमें जुड़ना स्टार्ट करते हैं, लोग गतिविधि चेंज होती है। फिर किस तरह से वो क्या होता है, कांग्रेस के साथ अस्थायी रूप से काम करते हैं। फिर लास्ट में अखिल भारतीय 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान आयोग का गठन हो जाता है, ये होता है। तो ये कहानी था स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 के बाद 10 में आते हैं, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए हाँ, किसान क्या करें, और भी है, देखिए ऑप्शन को भी ध्यान में रखें। जैसे ऑप्शन में चर्चा किया गया कार्यानंद शर्मा और बाबा रामचंद्र, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इनका संबंध भी बिहार से ही है। तो कार्यानंद शर्मा जो थे, जन्म मुंगेर के सहूर गांव में हुआ, मध्यम वर्ग से होते हैं, भूमिहार ब्राह्मण परिवार से होते हैं और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए खुद को शिक्षित करते हैं। 1917-27 में जमींदारों द्वारा जो मनमानी और जबरन वसूली किया जा रहा था उसके खिलाफ चानन में काश्तकारों से एक संघर्ष का आयोजन करते हैं। 1937-38 में हालांकि इनको गिरफ्तार कर 14 वर्ष के लिए जेल कर दिया था। फिर वो निकलते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद, 1951 ईस्वी में सूरगढ़ से विधायक होते थे। ये कार्यानंद शर्मा के बारे में कुछ संघर्ष था। बाबा रामचंद्र, याद करिए बाबा रामचंद्र 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा के गठन में इनका महत्वपूर्ण निभान रहता है। अब अवध किसान सभा क्या था, याद करिए 1917 लास्ट 17-18 में, कहीं 17 भी देखने को मिल जाएगा और 18 भी। तो क्या हो जाएगा, लास्ट 17 में ही गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर के नेतृत्व में किसानों के हक के लिए उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है। और इस अवध का शुरुआत, इसमें जो अवध होते हैं, जो अवध के क्षेत्र होते हैं, उनके किसानों की ज़्यादा भागीदारी होती है। और इसमें जो है किसान सभा का जो इसमें क्या था, गठन करने का जो प्रावधान था उसमें क्या था कि किसान सभा किसानों के हक में ब्रिटिश हुकूमत के सामने मांगे रखती थी और दबाव डालकर वाजिब मांगे मंगवाती थी। तो फिर क्या होता 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में आप देखने को मिलता है वह किसानों का संगठित विद्रोह सामने आता है, जो नाई धोबी बंद ये था, इस रूप में सामाजिक बहिष्कार के रूप में सामने आता है। एक दिन के लिए पूरा नाई धोबी बंद कर दिया जाता है। ये इस तरह से एक तरह से जो क्या था, जो संगठित था वो संगठित विद्रोह खुलकर सामने आता है। उसके बाद फिर वो अलग हो जाता है। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में व्यक्तिगत प्रयास से 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को क्या कर दिया जाता है, अब वह जो उत्तर प्रदेश किसान सभा बना था अब उसे तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे फिर जो क्या होते हैं, जो उसमें व्यक्ति होते हैं शामिल, धीरे धीरे फिर वो अवध में आ जाते हैं। तो ये था कहानी जिसमें बाबा रामचंद्र का योगदान। अब मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मदरलैंड के बारे में हम लोग जानते हैं, 2-3 चैप्टर से तो हम लोग हर में किसी न किसी पत्रिका की चर्चा देख ही रहे हैं। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान मजअरुल हक ने पटना में द मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं। सरकार बड़ी मतलब ये पत्रिका रहता है, सरकार के द्वारा कड़ी आलोचना भी किया जाता है और उस आलोचना के कारण समाचार पत्र पर अनेक तरह के मुकदमे चलाए जाते हैं और शीघ्र ही प्रकाशन पर रोक लगा दिया जाता है। आपको पता होगा उसमें बहुत सारा सेंसर लागू होता है। हमने बहुत सारा चीज़ों में भी देखा कि जैसे जब लॉर्ड कौन आया था, ये आया था लिटन आया था, तो किस तरह से वो सेंसरशिप लगा दिया था। फिर उसके बाद फिर लॉर्ड रिपन आया तो वो उसको क्या किए, सहूलियत की, यानी कि उसमें छूट दी है। तो इस तरह से क्या हो रहा था, बहुत जो भी पत्रकारिता था, जो भी पत्र या समाचार पत्र पत्रिका था, उसे काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ता था, आलोचना का सामना करना पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो वही होता, बंद कर दिया शीघ्र, फिर बंद कर दिया जाता। फिर 1924 ईस्वी में बिहार में पहले भारतीय जो मोहम्मद यूनुस होते हैं वो सीएम बनाए जाते हैं, उस समय के पहले भारतीय होते हैं बिहार में। तो वह द पटना टाइम्स का प्रकाशन करते हैं और उसका आरंभ 1944 ईस्वी तक वो चलता आरंभ होने के बाद।
उसके बाद और बात की जाए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ये भी देखा था बिहार, जैसे सर्च लाइट का जो था एक, कि 1975 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में क्या हुआ था, अंग्रेजी अखबार, तो सर्च लाइट तो हुआ था, लेट से हुआ था ना, सबसे पहले 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, गुरु प्रसाद सेन के नेतृत्व में बिहार में अंग्रेजी अखबार द हेराल्ड का प्रकाशन होता है। फिर 1887 ईस्वी में इसका अधिक आर्थिक दिक्कत के कारण बंद हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा द बिहारी और बिहार टाइम्स, दो अखबार बिहार में पृथक प्रांत बनाने में प्रस्तुत मांग की प्रस्तुति करने में कौन, द बिहारी बिहार टाइम्स अहम भूमिका रहता है। फिर बिहार टाइम्स की स्थापना 1903 ईस्वी में साप्ताहिक प्रकाशन किया जाता है। फिर 1906 में भागलपुर के प्रकाशन होने वाले बिहार न्यूज के साथ मिला दिया जाता है। फिर उन दोनों को मिलाकर द बिहारी नाम से क्या क्या आता है, प्रकाशन किया जाता है। फिर 1917 में द बिहारी का दैनिक होता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। फिर अब उसकी जगह पर द सर्च लाइट 15 जुलाई 1918 ईस्वी को द बिहारी के स्थान पर प्रकाशित होगा। और फिर क्या होगा, उसके बाद मुरली मोहन प्रसाद ने एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसे किए, तो सप्ताह में 2 दिन इसका प्रकाशन करते हैं। कौन, जब जो द सर्च लाइट, जब तो बिहारी बंद होता है तब। तो ये कुछ था अखबार के बारे में रिलेटेड, जो जिस तरह से अहम योगदान रहा बिहार में और स्वतंत्रता आंदोलन में। 11 में देखिए पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो पटना युवक संघ के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। देखिए पटना युवक संघ की स्थापना जो है मनिंद्र नारायण राय ने 1927 ईस्वी में किया था। इसने फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय और ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। तो कौन कौन थे पटना युवक संघ में, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके पहले एक प्रश्न आया था, क्या था कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, जिसमें थे कौन था, हालांकि गठन में तो जयप्रकाश नारायण भी थे, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, वो अन्य व्यक्ति का नाम फूलन प्रसाद वर्मा का दिया हुआ था। तो फूलन प्रसाद, इस तरह से यह भी इंपॉर्टेंट है कि पटना युवक संघ का तो डेट हम लोग जान लिए। तो इसको स्थापना में फूलन प्रसाद वर्मा थे, उसके बाद कृष्ण वल्लभ थे, हाँ फूलन प्रसाद वर्मा का योगदान वहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ भी है, कृष्ण वल्लभ सहाय थे और ब्रिजनंदन प्रसाद थे। और आपको पता होना चाहिए कृष्ण वल्लभ भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री भी बने थे। कृष्ण वल्लभ सहाय 1936 में बिहार विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 में पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष। देखिए जो जैन संगति होता है, बौद्ध संगीति भी होता है जैन, तो जैन जो होता है, जैन संगीति जो होता है वह होता है 300 ईसा पूर्व में होता है। यह संगीति मौर्य शासक काल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व होता है। वही बिहार के पाटलिपुत्र में उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए, तो वह हो जाएगा स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सेकेंड जो होता है वह बल्लभी गुजरात में होता है, अध्यक्षता कौन करते हैं, देवार्धी शर्मा श्रवण होते हैं। तो ये था। अब बिहार में कुछ और अन्य जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उसे भी ध्यान में रखेंगे। तो जैन हम लोगों ने देख लिया कि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में आयोजन होता है प्रथम जैन संगीति, वो हम लोगों ने जाना, जो चंद्रगुप्त मौर्य करता है, और कहाँ होता है, वह पाटलिपुत्रा में होता है। और बौद्ध संगीतियाँ पहला देखिए, चलिए आइए बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति राजगीर में होता है, दूसरा होता है वैशाली में होता है, और तीसरा होता है पाटलिपुत्रा में होता है, और चौथा कश्मीर में होता है। तो ये ध्यान में रखिए। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, राजगीर वाला भी, वैशाली आपको पता होगा कौन सा प्रमंडल में पड़ता है, या तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है, और चौथा हो गया ये पाटलिपुत्रा हो गया। तो जो पहला का है वह किनके शासनकाल में किया जाता है, तो अजातशत्रु के समय, और दूसरा जो वैशाली में होता है वो कालाशोक में, और जो तीसरा होता है, जो तीसरा हम लोगों ने देखा पाटलिपुत्रा में, वो अशोक के समय में, चौथा जो कश्मीर में होता है कनिष्क के समय में। अब जो पहले का जो है बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति कब होता है, 483 ईसा पूर्व में होता। तो उस जो 483 में होता उसकी अध्यक्षता किन के द्वारा किया जाता, महाकश्यप के द्वारा किया जाता। और दूसरा 383 ईसा पूर्व में होता है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, उसकी अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा किया जाता है। और तीसरा जो अशोक हैं, जो कहाँ होंगे, वह होगा पाटलिपुत्रा में, वह मुगलीपुतिस के द्वारा किया जाएगा, चौथा अश्वघोष के द्वारा किया जाएगा। तो ये था, ये भी ध्यान में रखेंगे। 13 में देखिए किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। अब कह रहा किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आइए हम लोग, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, उदयन था ना, उदयन था, क्योंकि उदयन ही अपने पिता अजातशत्रु को मारकर क्या था, मगध की गद्दी पर बैठा था। तो 461 ईस्वी में ये काम होता है कि उदयन के द्वारा अपने पिता का अजातशत्रु का हत्या करके वह गद्दी पर बैठता है, और इसने पाटलिपुत्र की जो राजधानी की स्थापना की थी। और मगध की राजधानी को क्या था, वही कह रहा है कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो मगध का राजधानी था उसे क्या किया, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया जाता उदयन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में कह रहा है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसे समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने इसकी चर्चा
पहले भी प्रश्न में किया है, शायद 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह किन कंडीशन में क्या होता है, स्वराज्य पार्टी का स्थापना होता है। तो कह रहा 22 के राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष था वो सी आर दास कहते हैं। हालांकि 1921 में भी सी आर दास कहते हैं, लेकिन उस वक्त वो जेल में होते हैं। अहमदाबाद का जो अधिवेशन होता है, तो आपको पता होगा कि उनके भाषण को पढ़कर सरोजनी नायडू सुनाती है, और जो उनका जो अध्यक्षता है वह इसका कार्यभार हकीम अजमल खां संभालते हैं। तो जैसे ही जेल से निकल के आते हैं, फिर 22 वाला जो गया में अधिवेशन होता है उसका खुद करते हैं। और आपको पता होना चाहिए यहीं से होता है एक अलग पार्टी का निर्माण, स्वराज्य पार्टी। क्या होता है कि इसमें सी आर दास हैं जो क्या होते हैं, विधानसभा में प्रवेश का प्रस्ताव पारित करते हैं। इनका मानना था कि अंग्रेजों को क्या करने के लिए, सबक सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बनाए गए जो सांसद है, विधानमंडल है, परिषद है, उसमें घुसकर उसका क्या करना होगा, विरोध करना होगा। तो ये वो पार्टी करते हैं विधानसभा में जाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन यहाँ प्रस्ताव को कांग्रेस में उसको खारिज कर दिया जाता है, जिसके कारण वो इस्तीफा दे देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ और विट्ठल भाई पटेल के साथ अलग होकर एक अलग पार्टी का निर्माण करेंगे, जो स्वराज्य पार्टी का होगा, जो जिसका स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में होगा। तो वो भी कहानी है जो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट 15 में देखिए, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील का प्रश्न प्रस्तुत किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब नील उगाने पर प्रश्न प्रस्तुत कौन किए थे, राजकुमार शुक्ला। याद करिए, इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि जब गांधी जी क्या कर रहे होते हैं, जब गांधी जी जाते हैं कौन, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था, जब बाल गंगाधर तिलक जेल से निकलते हैं, जेल से 14 में निकलते हैं, उसके बाद फिर वो किस तरह से गरम दल और नरम दल दोनों एक होते हैं। वही बाल गंगाधर तिलक जो पहले जो नरमवादी थे उनका वो विरोध करते हैं, लेकिन निकलने के बाद उनको समझ में आ चुका होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी का पर्याय बन चुका है। तो वो फिर बढ़ चढ़कर फिर ये एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग चलाया जा रहा उसमें वो संभालते हैं, एक क्षेत्र को वो संभालते हैं, एक से एनी बेसेंट काफ़ी तन मन धन से काम करते हैं। और फिर वो कांग्रेस की नीतियों को भी गांव-गांव नगर-नगर जाकर उसका क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और इस तरह से उनका जो था होम रूल लीग आंदोलन जो स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब कहिए कि एक साल में 20,000 से अधिक सदस्य इसके हो जाते हैं। फिर वही 1916 ईस्वी में ट्रेन भर भर कर उस आंदोलन में लोग पहुंचते हैं, और इसी आंदोलन में क्या होता है, एनी बेसेंट के सहयोग से गरम दल और नरम दल एक होते हैं। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर वही में गांधी जी का मिलने का मौका मिलता है राजकुमार शुक्ला से। वही राजकुमार शुक्ला जी यहाँ पर इनका पीछा पकड़ते हैं। तब गांधी जी लिखते हैं सत्य का प्रयोग, जो अध्याय है गांधी जी का आत्मकथा के सत्य के प्रयोग के 5वें अध्याय के 12वें अध्याय में लिखते हैं कि नील के दाग जब वो लिख रहे होते हैं उसमें लिखते हैं, पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो, उसमें कहें कि लखनऊ के कांग्रेस में अधिवेशन में जाने से पहले उन्होंने चंपारण का नाम तक भी नहीं सुना था। वो जानते भी नहीं थे कि 3 कठिया प्रणाली नील का खेती किस तरह मतलब लोगों को द्वारा किया जा रहा है। तो ये था कहानी। तो हम लोगों यहाँ पर राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी। देखिए आइए समझते हैं जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में हुई पहली हड़ताल के दौरान 5 मार्च 1920 ईस्वी को बैरिस्टर सुरेंद्र नाथ हलदार, जो बैरिस्टर रहते हैं सुरेंद्र नाथ हलदार, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, जमशेदपुर में एक लेबर एसोसिएशन के रूप में संगठन की स्थापना की जाती है। हालांकि फिर बाद में 1937 ईस्वी में प्रोफेसर अब्दुल बारी ने इस संगठन का नाम बदलकर जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन से फिर उसका नाम बदलकर टाटा वर्क्स यूनियन कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ हलदार। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब 27वें अधिवेशन, देखिए 27वां जो अधिवेशन होता है, इस प्रश्न में से वो ऑप्शन है ही नहीं, एक तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर किए थे। वो अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। तो वह जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये ध्यान में रखें। यही कलकत्ता का 1911 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में पहली बार क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। और जो गाई थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सुलजा थी, और अन्य स्कूल के दोस्त थे, सभी मिलकर गाए थे। फिर आगे एक और है रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या होता कि खुद टैगोर ने भी 1919 के आंध्र प्रदेश के थियोसॉफिकल जो कॉलेज होता है वहाँ पे भी गाया गया था। तो ये था कुछ बिहार से रिलेटेड प्रश्न जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।